चुनाव इतना संवेदनशील खेल होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक बार आपकी जुबान फिसली और खेल खराब। फिर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, चाहे जब तक सफाई दीजिए, जो नुकसान होना होता है वो घट जाता है, हो जाता है। दिल्ली चुनाव में भी वही स्थिति बन गई, वही परिस्थिति बन गई। ठीक जा रहा था चुनाव। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी वाले पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता के उनके वोट कटवा रहे हैं, यानी वो अपने को प्रो पूर्वांचल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी को एंटी पूर्वांचल। इस ट्रैक पर चुनाव चल रहा था। कल शाम हुई और अचानक से राजनीति के मौसम ने करवट बदली और केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुंह से निकल गया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी वोटर ला के उनको यहां मतदाता बनवा रही है। बस आपने एक गलत शॉट मारा और अगर बगल में अच्छा फील्डर खड़ा है तो वो ऐसे सुंदर अवसर को जाने नहीं देता है, कैच ले लेता है। भाजपा ने कैच ले लिया। अच्छा, कैच भी कितना भीषण समझिए। उसने वक्ता, प्रवक्ता, सचिव, महासचिव नहीं उतारे। ओपनिंग में उसने जगत प्रकाश नड्डा को उतार दिया सीधे। लो कर लो बात। क्या? हाथी के पांव में सबका पांव। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पहली बॉल में राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतार दिया। बोले आप बैटिंग नड्डा जी करेंगे। अब जब नड्डा जी उतरे तो फिर भाजपा के जो लाखों वक्ता, प्रवक्ता, नेता है वो सब उतर आए और उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक चिंगारी सी दिखाई देने लगी। बिहार के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को घेरा, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने घेरा और दिल्ली में तो घल्लूघारा हो गया। दिल्ली में तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सबकी स्थिति बन गई। केजरीवाल का घेराव, आम आदमी पार्टी का घेराव। यह पूर्वांचल का मसला आपको बता दें कि दिल्ली में यूपी और बिहार के लोगों को मोटे तौर पर पूर्वांचली ही कहा जाता है। सब उसमें सब पूर्वांचल से हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एक फ्रेज है। जैसे हम लोग बहुत लंबे समय तक भारत में दक्षिण भारत के सारे लोगों को मद्रासी कहते रहे, जबकि वहां कई अलग अलग राज्य थे, लेकिन न उत्तर भारत में सब कहते थे मद्रासी, चाहे केरल का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे कर्नाटक का हो। वैसी स्थिति है। अब ये विषय आज से संवेदनशील नहीं है। मुझे याद है शीला दीक्षित भी एक बार ऐसी ही बवंडर में फंस गई थी। संदीप दीक्षित की माताजी, जो दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही, जिनको हराकर फिर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का सूर्यास्त किया और अपना सूर्योदय किया था। वो शीला दीक्षित, उन्होंने भी एक बार कह दिया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आके दिल्ली में गंदगी करते हैं, तो उनका भी टिकट काट दिया था जनता ने। एक बार उद्धव ठाकरे भी ऐसा बोल चुके तो उनका भी टिकट काट दिया और ऐसा काटा कि अब वो लगातार नीचे ही जाते जा रहे हैं, नीचे ही जाते जा रहे हैं। एक बार राज ठाकरे ने भी बाल ठाकरे बनने की कोशिश की थी उत्तर भारतीयों के ऊपर, तो उनका भी टिकट काट दिया। अब उनके पास अपनी अदाओं के अलावा और अपना चाचा से मिलता जुलता चेहरा के अलावा और कुछ बचा नहीं ज़्यादा। राजनीतिक शक्तियां उनकी धीरे 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 सिमट गई। इसका मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित करके राजनीति नहीं कर सकते, ये तय हो गया। इसके कई उदाहरण हैं। जिन नेताओं ने ऐसी गुस्ताखी की उन्होंने सजा पाई है। अब समाजवादी, अरे आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि गलत हो गया, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फर्जी वोटर हैं, ये कहने के बाद अब आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव को भी मुश्किल आएगी। और दिल्ली में सरकार किसकी बने, ये तय करने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो पूर्वांचल के लोगों की है।
और उन्हीं पर अब चुनाव आकर टिक गया। जो चुनाव 72 घंटे पहले हमको आपको लग रहा था कि शीश महल और राजमहल के बीच में हो रहा है, वो चुनाव अब पूर्वांचलियों पर आके टिक गया। है ना हैरानी की बात? चुनाव दिल्ली का और मसला उत्तर प्रदेश का, बिहार का। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो कुछ कहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए, वह उनको उनकी चुनावी संभावनाओं को कितना प्रभावित करेगा। पहले रिपोर्ट देखिए। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली के चुनावी दंगल में भी उत्तर प्रदेश ही मुद्दा बना हुआ है। और उसकी बानगी देखनी हो तो ये तस्वीरें देखिए। सर्द मौसम में भी विरोध प्रदर्शन और पानी की बौछार हो रही है, और इसका सबब बना है अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिसमें फर्जी वोटरों की लिस्ट में उन्होंने यूपी के लोगों को बता दिया। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल के बयान पर बीजेपी को मौका मिल गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा तक सभी नेताओं ने केजरीवाल के बयान को यूपी के लोगों का अपमान बताया। खासकर इस बयान को पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर सियासी घमासान बढ़ा तो विरोध में सड़क पर उतर गए बीजेपी के कार्यकर्ता। पूर्वांचल से जुड़े संगठन भी हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी और प्रदर्शन करने आ गए। बात यूपी की आई तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ने भी केजरीवाल पर निशाना साध दिया। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
फर्जी वोटों के आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोपों की बिसात पर केंद्र बना है पूर्वांचल। वहीं बीजेपी के वार पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। आपका दावा है कि हमने तो सबसे ज्यादा टिकट ही पूर्वांचल के लोगों को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की है, गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। आपने सुना होगा देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को 40 लाख पक्का कर देंगे, उनके जो कच्ची कॉलोनियों में मकान है उसको। आज तक 40 भी नहीं हुए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। बहरहाल दिल्ली के दंगल में पूर्वांचली वोटर यूं ही सेंटर में नहीं आए हैं, बल्कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर सियासी लिहाज से बेहद अहम हैं। 70 सीटों के दंगल में करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर यूपी वाले वोटरों का दबदबा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी वजह से केजरीवाल की दहलीज तक पहुंच गया यूपी के वोटरों का मुद्दा। सवाल यह है कि दिल्ली के दंगल में यूपी के वोटरों पर जो मचा है घमासान, किसका नफा और किसका होगा नुकसान। केजरीवाल फंस गए या केजरीवाल जैसी बात को जो भी नेता करेगा वो फंस जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पर सबका बराबर का हक है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए, वसुंधरा में, कौशाम्बी में रहते थे, वो दिल्ली के आके मुख्यमंत्री हो गए कि नहीं हो गए? किसी ने रोका नहीं ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के मेंबर हुए, पैदा कहां हुए, नौकरी कहां की, राज्यसभा असम से आए, भारत के प्रधानमंत्री हुए ना। ये भारत या दिल्ली किसी एक की नहीं ना कि यहां केवल एक ही जाति वर्ग क्षेत्र के लोग राज करेंगे, बाकी लोग बाहरी माने जाएंगे। कौन है बाहरी और कौन तय करेगा बाहरी कौन? भारत का हर नागरिक भारत की भौगोलिक सीमा में एक समान है कि नहीं? वो किसी इलाके में रहता हो, इससे क्या फर्क पड़ता? बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि एक बार गड़बड़ कर गई आम आदमी पार्टी। शीला दीक्षित का उदाहरण मैंने दिया, उद्धव ठाकरे का दिया, राज ठाकरे का दिया। जिन भी लोगों ने ऐसे बयान जारी किए उन्होंने राजनीतिक नुकसान उठाया। तो क्या अब बारी आम आदमी पार्टी की है? ये बड़ा मसला है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, खेमचंद शर्मा जी का स्वागत है। डॉक्टर अनीत सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनीत सिंह जी का स्वागत है। आकाश वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आकाश वर्मा जी का स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल जी का स्वागत है। मैं आकाश वर्मा आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि मसला आपकी पार्टी से है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। ऐसा बोल के क्या आपको अब सेकंड थॉट आम आदमी पार्टी को ये आ रहा है कि गलत फंस गए, गलत बोल दिया इसलिए अब फंस गए? आकाश वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही भाई जी। देखिए, जहां तक पूर्वांचलियों का सवाल है, दिल्ली में रहने वाले हमारे जितने पूर्वांचली भाई बहन हैं, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही पूर्वांचल के से आए अपने भाई बहनों का स्वागत किया है बाहें खोलकर। और तमाम आम आदमी पार्टी जितनी भी सुविधाएं देती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, इसमें से काफी भारी जो हिस्सा है वो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को मिलता है। उसमें मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। देखिए, कभी ये शीश महल जैसी मुद्दों पे बात करते हैं, कभी ये किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात करते हैं। आज ये पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं। आपके टीवी चैनल ने ही हमारी रिपोर्ट कवर की थी पिछले हफ्ते, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था कि किस तरह से जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों का अपमान किया और हजारों पूर्वांचली भाई बहनों के वोट कटवाए।
हजार, एक मिनट रुकिए। जी दिमाग खराब हो गया क्या? जी हेलो भाई, लग रहा कुछ जी। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही पूर्वांचल से आए लोगों का अपमान किया है। अभी हाल ही में मैं पिछले हफ्ते की बात बता रहा था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया पूर्वांचल से आए कई सारे लोगों को अपने दफ्तर में, और हमने मीडिया करके दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन पूर्वांचल से आए भाई बहनों का वोट काट दिया था। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल जिंदा आदमी आप सामने दिखा रहे थे। ठीक है आकाश जी। नहीं, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मेरा टेक्निकल इशू आ गया, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के बहुत वफादार बन रहे हैं। इनसे पूछिए ना, इनके नेता विजय गोयल क्या कहते थे, मैं साथ लेके आऊं, क्योंकि मैं जानता हूं ये तो झूठी पार्टी है। देखिए विजय गोयल जी का बयान है, इन्होंने कहा था कि इनको दिल्ली में आके ये लोग कचरा फैलाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विजय गोयल जी जो इनके MP है, उनका बयान है। इनके दूसरे नेता ले जी, वो उनसे ऊपर है, ये रमेश भिदुड़ी जी ने एक इवेंट के दौरान अपने ही पूर्वांचल के नेता को पीट डाला था, और उसके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। ये अपने लोगों को तो, अपने पार्टी में रहने वाले पूर्वांचल भाई बहनों को तो इज्जत दे नहीं पा रहे। ठीक है आकाश, तो रमेश नेता पिटाई कर देते हैं। ठीक है, इस मुंह से दिल्ली के ठीक है। पहले किसने क्या किया ये बात भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चुनाव के वक्त में बाबू सबसे बड़ा संकट ये होता है कि इस वक्त किसने क्या कहा और कौन सही ट्रैक पर था, कौन फिसल गया। जो फिसल गया वो गया। ऐसी फिसलन में शीला जी के समय देख चुका, वो भी बाद में बटोरने की बहुत कोशिश की लेकिन बटोर नहीं पाई थी, वो भी ऐसे बोल के गई थी, तो उनका राजनीतिक सूर्यास्त हो गया। कांग्रेस, उनके साथ कांग्रेस का भी सूर्यास्त हो गया ना। उन्होंने भी कहा था दिल्ली और बिहार के लोग यूपी और बिहार के लोग आके दिल्ली में गड़बड़ करते हैं, तो यूपी बिहार के लोगों की सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ा, शीला जी का गड़बड़ हो गया। खैर, सूर्य प्रकाश मैथिल आपके पास आऊंगा, फिर कांग्रेस और भाजपा के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमने ऐसा बोला तो क्या बोला, भाजपा वालों ने ये बोला था, उनके वो चिट्ठे दिखा रहे हैं पुराने। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि चुनाव के समय में इतने जो संवेदनशील ये 11,440 वोल्ट का मामला है, ये मुद्दा, इसको छूने की जरूरत क्या थी आम आदमी पार्टी को? मैथिल। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता जो कि एक एडिटेड वीडियो फोटो दिखा रहे थे, कहीं से भी कुछ भी ले आते हैं फर्जी चीज़ें चलाने के लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप तो आज पूर्वांचल के सबसे बड़े लंबरदार बन रहे हैं। सुन लीजिए ना भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप जब दोबारा आपके पास आए तब बोलना भैया, अभी आप बोल मैथिल जी, आप बोल। धन्यवाद। हाँ, तो मैथिल तो अभी आप जो लंबादारी कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है? सबसे बड़ा त्योहार होता है सूर्य छठ, जहां पर पूर्वांचल समाज पानी के अंदर खड़ा होकर हमारी माताएं बहनें वो अस्त होते हुए सूर्य को भी जल देती हैं और उगते हुए सूर्य को भी जल देती हैं। आपने क्या किया? दिल्ली के सारे पूर्वांचल समाज को यमुना जी को नाला बनाकर नाले में खड़ा कर दिया। वहाँ पर आपने क्या किया? हमारे धर्म को, हमारे मान को, सम्मान को, सबको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। आपने लगातार पूर्वांचल का अपमान किया। आपके नेता जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते थे अरविंद केजरीवाल जी की 500 रुपए का टिकट लेके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के अंदर अपना इलाज करा के वापस चले जाते हैं। आप ही ने तो स्टेटमेंट दिया था कि पूर्वांचल के लोग जो होते हैं वो दिल्ली के ऊपर बोझ है, दिल्ली के अंदर अव्यवस्था पैदा करने वाले पूर्वांचल के लोग हैं। ये आप ही के नेता ने भैया जवाब ये स्टेटमेंट दिया है। मैं एक बात और बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर जो रह रहा है पूर्वांचली, उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यक्ति, वो फर्जी है? वो फर्जी वोट बनवा के बैठा हुआ है? यदि दिल्ली के अंदर वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने काम करता है और महीना, 2 महीना, 1.5 महीना गांव जाकर अपनी खेती बाड़ी को देख के आया था, क्या वो दिल्ली का नहीं है? दिल्ली को खड़ा करने में, दिल्ली को दिल्ली बनाने में पूर्वांचल के लोगों ने अपने सर भी दिए हैं। हमारे कितने श्रमिक भाई तो पता नहीं ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में पूरे हुए हैं। और दिल्ली का
खून पसीना लगाकर दिल्ली को दिल्ली पूर्वांचल के लोगों ने बनाया। लेकिन अमिताभ जी, परेशानी क्या है? परेशानी यह कि आज के समय में अरविंद केजरीवाल जी को यह पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि ना तो उन्होंने दिल्ली के घर घर में जो वादा किया था नल से जल देने का वो पूरा किया, दिल्ली की सड़क पड़ी है, अब दोबारा में आएंगे, दिल्ली के अंदर नाले ऊपर बह रहे हैं। इस विषय पर दोबारा में अब एक बार सबको बहस में ले आऊं। अरविंद जी हरियाणा में पैदा हुए, यूपी में रहे, फिर दिल्ली आए, जब राजनीति में आ गए तब तक वहीं रहते थे कौशाम्बी में। मनीष सिसोदिया पिलखुआ वाले हैं, ठीक। संजय सिंह सुल्तानपुर, आतिशी उत्तर प्रदेश की बहू, क्या जी सबको यूपी बिहार वाला कह दोगे क्या? ये तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, कई लोग नप जाएंगे। खैर, डॉक्टर अनीस सिंह, आपको भी शायद याद हो, शीला जी भी एक बार ऐसे ही फिसल गई थी इसी ढंग के वक्तव्य पर, और ऐसी फिसली कि वो भी गई और कांग्रेस भी गई। उसके बाद से पर कांग्रेस खड़ी नहीं हुई दिल्ली में। उन्होंने भी कहा था यूपी बिहार वाले गड़बड़ी करते हैं आके, तो यूपी बिहार वालों ने ऐसा बटन दबाया कि डब्बा गोल हो गया। नहीं, अब की वो गलती आम आदमी पार्टी कर गई है। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो भुगत चुका है एक बार, क्या वो जानता है कि इस रास्ते पे गुरु हम चले थे तो क्या बीती थी हम पर। जी अमिताभ जी, मुझे तो लगा कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं बताता हूं कि शीला जी ने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को बनाने के लिए, दिल्ली का गोल्डन टाइम लाने के लिए सबसे अगर ज्यादा किसी ने मेहनत करी थी तो वो शीला दीक्षित जी थी। और शीला दीक्षित जी का भी बैकग्राउंड यूपी से ही आता था। देखिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जितना योगदान उस समय के नेताओं ने किया था, और खास तौर पे शीला जी ने किया था, उतना ही योगदान दिल्ली में श्रमिकों का था, जिसमें ज्यादातर लोग पूर्वांचल के हमारे भाई बहन हैं। देखिए, जब हमारे पूर्वांचल भाइयों की बात आती है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सुर में बात करती है। कोई रोहिंग्या कहेगा, कोई उनको बाहरी कहेगा, कोई उनको यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर बोझ बताएगा, कोई उन्हें बताएगा कि 500 रुपए की टिकट लेकर आते हैं और यहाँ पे 5 लाख रुपए का बिल बनाते हैं। हमने सारे वो दौर देखे हैं कि किस तरीके से जब कोरोना काल में आनंद विहार या यहाँ के बस अड्डों पे आपने भीड़ देखी होगी, रेलवे स्टेशनों पे आपने भीड़ देखी होगी, तब केजरीवाल साहब अपने घर से 4 महीने तक बाहर नहीं निकले थे। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हमें समझने की जरूरत है कि पूर्वांचल के भाइयों के लिए, बहनों के लिए कौन कितना संजीदा है। हमने, कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़के छठ को ड्राई डे घोषित करवाया है। हमने छठ पर जो छठ बनाने की शुरुआत करी थी वो शीला जी के टाइम पर, उसके लिए हमने बजट सैंक्शन करने का काम पहली बार किया था। आज के केजरीवाल साहब क्या करते हैं, जब वो 2015 में, 2020 में, 2022 में लगातार वो यमुना को साफ करने की बात कहते हैं, 1000 घाट बनाने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत इंटरफेयर करने के बाद छठ व्रती यमुना में जा पाते हैं, क्योंकि यमुना इस काबिल नहीं बची है, उसका पानी इतना साफ नहीं बचा है कि उसमें छठ व्रती अपना अर्घ्य दे पाए सूर्य को। आज ये हालात बन गए हैं कि किस तरीके से कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है, गंदे पानी का सरोवर बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब को और बीजेपी को इस तरीके की राजनीति से बाज आने की जरूरत है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे और आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से शीला जी ने का एक स्टेटमेंट आप याद दिला रहे थे। ऐसे स्टेटमेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन जो संजीदा नेता होता है, जो काम करता है, वो बताता है कि किस तरीके से हम पूर्वांचल भाइयों के साथ खड़े हैं। जब बात कच्ची कॉलोनियों की आती है और आम आदमी पार्टी के अगर आप पुराने वक्तव्य तो आप देखेंगे तो यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन आज तक एक भी कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि वो 2022 तक सारे रहवासियों के ऊपर हिंदुस्तान के घर का और छत दे देंगे, लेकिन आज भी जब इनको राजनीति करनी होती है तो अपने नेताओं को झुग्गियों में भेजते हैं। 46,000 घर राजीव रतन आवास के नाम पर तैयार करके शीला जी के कार्यकाल में पड़े रहे, लेकिन वो ठीक है, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुक जाओ, अब बीजेपी के पास चलेंगे। आज ये विषय नहीं कि किसने कितने झुग्गी रेगुलराइज की, आज विषय ये कि हिंदुस्तान का आदमी कहीं भी वोटर हो सकता है, कहीं भी वोट डाल सकता है कि नहीं, और किस माई के लाल ने किसको ये खुद मुख्तारी दी जो ये तय करे कि फलाने बोझ हैं।
वाजिद अली शाह के समय का कौन है? अरे ये बहादुर शाह जफर के समय का कौन है यहां दिल्ली में? बताइए। दिल्ली तो पूरा भारत है भाई, ये मिनी इंडिया है। मैंने आम आदमी पार्टी के बता दिए। शीला जी दिल्ली में थी, उनका ब्याह हो गया विनोद दीक्षित के साथ, जो उमाशंकर दीक्षित के बेटे थे, उस नाते उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और चुकाई, कांग्रेस ने चुकाई कीमत। उन्होंने घाट कितने बनाए, कितने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, वो तो अरविंद केजरीवाल भी गिनाते हैं कि हमने ये बनाया, वो बनाया। वो सब ठीक है, वो जनता ने फैसला किया ना कि शीला जी नहीं, हटाओ इनको, तो हटा दिया। शीला जी का सूर्यास्त हुआ, उसी घाट से तो अरविंद केजरीवाल का सूर्य उदय हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं कि शीला जी का सूर्यास्त हुआ तो उसके साथ साथ कांग्रेस के माथे से सिंदूर पुछ गया दिल्ली में, और कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई कि उपस्थिति ही नहीं रही विधानसभा में। सोचिए, इसलिए मैंने कहा उसको उसी दृष्टि से समझिए। खेमचंद शर्मा जी, आप बिल्कुल जैसे होता है ना कि बल्लेबाज ने कोई एक हल्का सा गलत शॉट खेला और जो बगल में फील्डर खड़ा उसने कूद के कैच लिया, फिर जो इतना उल्लास होता है, बोले गुरु अब मजा आ गया। मैं वैसे ही भाव भाजपा में देख रहा हूं, बोले गुरु अब लड़ाई आ गई। ठीक क्या? शीश महल में भी उतना मजा नहीं आ रहा था, इसमें मजा पूरा है। क्या? क्योंकि इमोशनल इशू है। शीश महल में चकल्लस थी, ये थोड़ा आदमी के मन को आहत करता है। जो उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, दिल्ली में, वो कहता भाई क्या नॉनसेंस है, ये लोग हमारे मालिक हैं कि हमको बताएंगे कि हम क्या करें। तो उस ढंग का एक भाव मुझे लग रहा है आपके चेहरे पर, बीजेपी के चेहरे में उल्लास देख रहा हूं। इसीलिए बीजेपी ने खेमचंद शर्मा को नहीं उतारा, पहले उनने सीधे जगत प्रकाश नड्डा को उतार दिया। क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले आप ओपनिंग बैट्समैन बनो, फिर बाकी पार्टी चलेगी। नहीं खेमचंद जी, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम तो सोते जगते हमेशा पूर्वांचली भाइयों का सम्मान करते, बाकी कुछ करते नहीं है। फिर भाई अनम्यूट करो इसको। नमस्कार अमिताभ भाई। जी नमस्कार। प्रेशर में केजरीवाल जी के मुंह से सच्चाई बाहर आ गई, जो पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से, बिहार वासियों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार वासी उनको वोट नहीं देते, उनको घास नहीं डालते, इसीलिए वो जो नफरत है अंदर मन में वो बाहर आ गई, और साफ साफ डर दिखाई देता है कि वो हारने जा रहे हैं। पहले कहते थे कि वोट काट रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों की वोट ऐड करा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश वालों के वोट ऐड करा रहे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, टैक्स देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, हर क्षेत्र में यहाँ पे बड़ा बड़ा योगदान दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि भाई वो इलीगल है। सबका अधिकार है, भारत में तो कोई भी किसी भी प्रदेश का व्यक्ति दूसरी जगह जाके काम कर सकता है, वोट बनवा सकता है, और वहां का नागरिक बन सकता है। उत्तर प्रदेश वाला यूपी में, यूपी से आके यहाँ पे दिल्ली में आ सकता है, दिल्ली में वोट दे सकता है, और दिल्ली की आज लगभग 50% से ज्यादा जो जनता है, या तो उत्तर प्रदेश से, या बिहार से, या फिर हरियाणा से। और जो इलीगल हैं उनको आप हर कीमत पे लीगल बनाना चाह रहे थे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। जब उनकी वोट काटी गई, जब पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस उनके घर पे जाती है, 50-50 वोट एक एक कमरे में रजिस्टर होती हैं, तो फिर आप उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हो। आज जो डर है इनका हारने का, वो इनसे, इनकी जो सच्चाई है वो उगलवा रहा है, और उसी के कारण केजरीवाल जी ने ऐसा कहा। केजरीवाल जी डरे हुए हैं कि जो नई वोट बनी हुई है, अरे क्या नई वोट बनेंगी नहीं। और मैं दूसरा चीज पूछना चाहता हूँ कि यूपी और बिहार वालों की वोट अगर ऐड हुई है, तो क्या आपको लगता है कि यूपी और बिहार वाले आपको वोट नहीं करेंगे? आप तो यूपी में लंबे समय से रहे, आपको तो यूपी में कहते हैं कि संजय सिंह आते हैं, बहुत बड़ा आपका वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने पहले से मान लिया कि यूपी और बिहार वाले आपको वोट नहीं करेंगे, पूर्वांचली समाज आपको वोट नहीं करेगी, तो फिर आप पहले से हारे पड़े हो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने गिव अप कर दिया है, लड़ाई से पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप पहली बार देखेंगे केजरीवाल जी ये नहीं कह रहे अगर यमुना साफ हो गई है तो मुझे वोट दो, अगर रोड चिकनी है, साफ सुथरी रोड है, तो मेरे को वोट दो, अगर दिल्ली को प्रचुर मात्रा में पानी मिला है, पूरी साल पानी मिला है, तो मेरे को वोट दो,
अगर दिल्ली में बारिश में पानी की वजह से परेशानी नहीं हुई है तो मेरे को वोट दो, नहीं कह रहे। और ना ये कह रहे हैं कि 10th और 12th में जो पेपर देने बच्चे जा रहे हैं, अगर उनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर उनका कोर्स स्कूल में पूरा हो गया है तो मेरे को वोट दो। वो क्या कह रहे हैं, मैं 2100 रुपए दूंगा, दे नहीं रहा हूं, दूंगा तो मेरे को आप वोट दो। मैं 18,000 रुपए पुजारियों को दूंगा, ग्रंथियों को दूंगा तो आप मेरे को वोट दो। मैं ऑटो वालों की बच्चियों को 1-1 लाख रुपए दूंगा तो आप मेरे को वोट दो। जो 10 साल में कुछ किया है उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। एक बोर्ड, एक होर्डिंग, एक मीटिंग में इनका वक्तव्य नहीं आता। ये इनकी हार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एक प्रदर्शन है। और मैं मानता हूं कि अब की बार भाजपा सरकार आ रही है और आपदा जा रही है। ठीक, आकाश वर्मा जी, अभी हफ्ते भर के भीतर आपने 2 स्टैंड ले लिए। एक बार आपने कहा कि भाजपा जो है वो पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। उसके मेरे ख्याल से 3 दिन बाद आपने स्टैंड ले लिया, 4 दिन बाद, कि भाजपा उत्तर प्रदेश बिहार वालों को, पूर्वांचलियों को लाके उनके वोट जुड़वा रही है। एक तो विषय ये आपने 360 डिग्री पर अपने को घुमा कैसे लिया, क्यों लिया, एक ये बताइए। और दूसरा एक प्रश्न और भी है, जिस बात को खेमचंद जी भी कह रहे कि भाई मान लीजिए यूपी और बिहार के लोग भी हैं क्या, तो उनको इसलिए वोट देने का अधिकार दिल्ली में नहीं दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी की उनसे नाराज है। और आप क्यों नाराज हैं, या आपको उनसे क्या डर है? उड़ीसा का भी आदमी दिल्ली में वोटर है, तमिलनाडु का भी आदमी दिल्ली में वोटर है, बंगाल का भी आदमी वोटर है, पूरे हिंदुस्तान भर का आदमी दिल्ली में वोटर है, कहां का नहीं है? वर्मा जी। जी देखिए, जो अभी आप बात कह रहे थे जी, मैं उसको सुन रहा था। जेपी नड्डा जी ने पूरी सदन में कहा कि रोहिंग्या दिल्ली में घुस रहे हैं और हम उनके वोट काट रहे हैं। जब पता लगा, जब आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुला के दिखाया कि भैया एक राम कुमार नाम का आदमी है, इसका वोट काटा गया है, ये कहकर कि रोहिंग्या है, तब ये भाजपा की बात पकड़ने वाली है कि ये कैसे गलत बात कर रहे हैं। रोहिंग्या बता रहे थे इनके किसी व्यक्ति का, जैसे मेरी बात सुन लीजिए, पहले भी मेरे टेक्निकल इशू हुआ था, मेरी बात करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, फिर मैं आपको बोलने दूंगा, आप मुझे जानते हैं, लिख के देते हैं, पड़ोसी लिख के देते हैं आकाश भाई, तो उनका बोल सकता है। कुछ लोगों का इस तरीके से वोट कर रहा है और आप उनको एग्जाम्पल बनाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं बोलने दूंगा अगर आप बीच में टोकेंगे तो। नहीं, एक मिनट उनकी बात आ, खेमचंद भाई उनकी बात आ जाए। एक मिनट मुझे हैंडल करनी दीजिए। 1 मिनट खेमचंद आप रुकिए। आकाश वर्मा, ये टोन खराब है, इस टोन को तत्काल बदल लीजिए कि फिर मुझे, आप जानते हो मैंने ये टोन नहीं बाबू, नहीं, अभी तो आपकी कुछ उम्र ही नहीं, अभी तो आप सीख रहे हो यार। मुझे जानते हैं इसलिए। अरे मैं जानते को क्या, आप कोई हम लोग रोज गामा पहलवान हो क्या यार? बोले जानते हैं, आप क्या हो? नहीं, मैंने ये कहा, देखिए बात करते हो, ऐसी टोन है, बोले हमको जानते हो। अरे आप क्या हो भाई? मैंने कहा कि मैं यही है आम आदमी अभी इनको आप, अरे रुकिए भाई, अभी आपकी क्या उम्र है? यही चेहरा असली। और सार्वजनिक जीवन में ये भाव होगा क्या कि हमको जानते हो फिर हम बोलने नहीं देंगे? ये स्कूल में बच्चे करें तो अच्छा लगता है दोस्त। मैंने इनसे ये कहा, मैंने आप फिर मेरी बात गलत, मैंने इनसे ये कहा अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे तो ये मुझे जानते हैं, मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ बीच में बोलेंगे तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, मुझे बोलने दीजिए। मैं इनसे भी ये कह रहा हूँ जी, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पूर्वांचल से आए भाई बहनों का वोट कटाते हैं, उनको बांग्लादेशी बता देते हैं। मैंने अभी आपको कागज दिखाया कैसे विजय गोयल जी फौजी बोल रहे थे, कैसे उनकी बात आ जाने दो, खेमचंद जी उनकी बात आ जाने दो फिर जी। कहते हैं कि ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग आते हैं, 2 महीने काम करते हैं, फिर यहीं पे बच जाते हैं। कैसे इनके बिदुड़ी जी जो हो सकता है इनके सीएम कैंडिडेट होंगे, वो कैसे अपने पार्टी के ही पूर्वांचल के नेता की पिटाई कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमने प्रोटेस्ट किया था 2018 में। ठीक है आकाश वर्मा, ठीक। अब बात करते हैं हमारी पार्टी की। हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने अब तक दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग विधायक बनाए। इस बार भी हमने 12 लोगों को, 12 पूर्वांचली लोगों को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 28 की लिस्ट में से एक भी पूर्वांचलियों को नहीं दिया। ठीक है आकाश वर्मा, अब रुकना होगा बाबू, 1000 से ज्यादा। ठीक है, अब रुकना होगा। अरे भाई संजय सिंह और दुर्गेश, अरे रुक जाओ यार, संजय सिंह रुक जाओ भैया।
अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। मैं मानता हूं इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कितने उम्मीदवार आप किस इलाके से दे रहे हो। सामान्य जन, उस इलाके के सामान्य जन के प्रति आपका भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। महाबल मिश्रा को हम खड़ा कर दे तो कहें पूरे पूर्वांचली एड्रेस हो गए, ऐसा नहीं होता ना। समाज अलग है, कुछ चेहरे अलग है। जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, रुक जाओ भैया जी, उस बात में मुझे एक बात समझ नहीं आई कि रमेश बिधूड़ी ने किसी एक्स को मारा, वो उसका डोमिसाइल पूर्वांचल का था क्या? इससे अरविंद केजरीवाल का ये वक्तव्य जस्टिफाई हो जाएगा? बोले रमेश बिधूड़ी ने मारा था रामलाल को और रामलाल बेगूसराय से आया था, तो इससे बात जस्टिफाई हो जाएगी क्या? अरे गाड़ी की पार्किंग पर दिल्ली में रोज झगड़ा होता है। पंजाबी पूर्वांचली को मारता, पूर्वांचली पहाड़ी को मारता, पहाड़ी तमिलियन को मारता गाड़ी की पार्किंग में। तो उसको क्या हम अरविंद केजरीवाल के इस वक्तव्य से इक्वेट कर देंगे? ये ना समझिए, और ये स्वीकार भी नहीं हो सकता। किसी की व्यक्तिगत लड़ाई से हम उस समाज को कैसे जोड़ देंगे? पार्किंग की रोज लड़ाई होती है। खैर, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई रमेश बिधूड़ी ने एक व्यक्ति को मारा, वो पूर्वांचली था, एक विषय ये, और रोहंगियों के पूर्वांचलियों को रोहंगिया कहा। हालांकि पूर्वांचली रोहंगिया हैं ऐसा कोई वक्तव्य भाजपा ने कहा हो, ऐसा वो उदाहरण नहीं दे पाए। वो चीज दूर से खींचकर इलास्टिक ला रहे हैं और कहीं चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी का तो यही कंडक्ट सदैव रहा है। आप देखिए ना, मैं तो उंगलियों पे गिना सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 6 बार माफी मांग ली, संजय सिंह ने माफी मांगी है, मनीष सिसोदिया ने माफी मांगी है, नाक रगड़ के माफी मांगी है, हाथ जोड़ के माफी मांगी है, माफी नामे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि हमने झूठा बोला, हमें माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के गलती मानते हैं। तो इनका तो जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे कि हमने टिकट बहुत सारे दिए। मैं सहमत भी हूं आपसे कि हां, आपने आम आदमी पार्टी के लोगों ने कैंडिडेट बनाए, लेकिन क्या उससे पूर्वांचल के लोगों का जीवन स्तर सुधरा? असली बात यह है, कोई सरकार कहां से आती है, कौन मुख्यमंत्री है, इससे तय नहीं होता, तय उनके काम से होता है। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, केवल गुजरात का काम करते। क्यों भैया? उन्होंने पूरे देश के अंदर सर्वांगीण विकास किया, देश में 26 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बना दिया, हर देश के हिस्से को चमका दिया, देश के अंदर इकोनॉमी बूम हुई। अब एक बात और, मैं 2 विधानसभाओं के नाम लेता हूं दिल्ली के अंदर, एक बुराड़ी और एक किराड़ी। मैं कहूंगा आपके व्यूअर से कि आप गूगल कीजिएगा, ये दोनों ही बुराड़ी और किराड़ी पूर्वांचल बाहुल्य सीटें हैं। यहां पे 70% प्लस पूर्वांचल है। एक में इनके विधायक है संजीव झा, एक में इनके विधायक थे ऋतुराज झा। तो ऋतुराज झा का तो टिकट ही इस बेस पे काटा गया क्योंकि किराड़ी को उन्होंने नर्क बना दिया था, और संजीव झा का टिकट इसलिए बच गया क्योंकि वहां पर सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ पैसे का लेन देन अरविंद केजरीवाल जी से किया। दोनों ही विधानसभाओं में पिछले 10 साल से नर्क है, गड्ढे जो है ना, सड़कें गड्ढे और गड्ढों में सड़कें, बुरा हाल है। एक नया बस शेल्टर वहां नहीं बनाया गया है, उसके अलावा एक पानी की जो पाइपलाइन है वो नहीं बिछाई गई है, गली गली खुदी हुई है। सीवर लाइन के नाम पे उन्होंने मजाक बना रखा है। जब भी बारिश होती है तो वहां पर 5-5 फुट पानी, 4-4 फुट पानी जो है वो भर जाता है। ये यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं कि हमने पूर्वांचल के लोगों को टिकट दे दिया। जरा मुझे बताओ नहीं, आपकी मेयर का नाम क्या है? शैली ओबराय नाम था ना, कहां से आती थी? वो पंजाबी समाज से आती थी ना। और किसने चुना था दिल्ली के अंदर? पूर्वांचल के वोटरों ने आपको वोट दिया ना, तो क्यों आपने नेतृत्व दिया? क्या यहां बैठकर लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो? अब दूसरी चीज, मेरे को हम लोग जीत रहे हैं वहां से। अभी में एक मैसेज आया है मेरे पास में, आपके एक व्यूअर हैं आजमगढ़ से, कवि हैं प्रखर, ठीक है, पंकज प्रखर, उन्होंने लिखा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए मुझे भेजा, कहा कि भैया जरूर बोलना, जरूर। कल तक जो मिलकर बचा रहे थे संविधान, आज वो एक दूसरे से जनता को कर रहे हैं सावधान। ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पीछे बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे कि शीला दीक्षित जी ने ये किया, वो किया, हमने दिल्ली को सजाया। तो भैया क्यों 6 महीने पहले तक हम साथ साथ हैं और हम आपके दिल में रहते हैं कर रहे थे?
तब याद नहीं आया कि इन्होंने दिल्ली की जनता का अपमान किया? तब याद नहीं आया कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल का अपमान किया? तब याद नहीं आया कि आपने दिल्ली को जो बनाया था उस दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया? पहली चीज, दिल्ली को मदन लाल खुराना जी ने और साहिब सिंह वर्मा जी ने बनाया था। दिल्ली की मेट्रो पहली बार किसी ने चलाने की सोची थी तो वो मदन लाल खुराना जी ने सोची थी। दिल्ली देहात को दिल्ली बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो वो साहिब सिंह वर्मा जी ने किया था। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उन्हीं के कामों को तो आगे बढ़ाया था। उन्होंने जहां जहां फ्लाईओवर मिले, मैं अमिताभ जी एक मिनट आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ भाई, मैं आपको हाथ दिखाता रहा हूँ। आकाश वर्मा नो अभी 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 अब मैं भी कांग्रेस के पास चलूंगा भाई। अनित सिंह जी, कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ा संकट ये हो गया कि आज भी उद्धव ठाकरे का शाम का बयान है कि अगर इंडिया गठबंधन टूटा तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। और कल रात का उमर अब्दुल्ला ये बोल के सोने गए थे कि अब इंडिया गठबंधन भंग कर देना चाहिए। आपकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई। आपके जितने संगी साथी थे सब आपको छोड़ के जा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आप भी हो, अरविंद केजरीवाल भी हैं। वो राहुल गांधी को नहीं चुन रहे, अरविंद केजरीवाल को चुन रहे, बोले हम तुम्हारी सभा में आएंगे। ठीक है अमिताभ जी, ये प्रॉब्लम हमारी है कि हमें कैसे हैंडल करना है। अगर आपको और उद्धव ठाकरे और बाकी और जो गठबंधन के लोग हैं उनको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे चुनाव ना लड़े और आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम एक पॉलिटिकल फ्रंट है, अपनी लड़ाई लड़ना खुद जानते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक आपने बना रखा है, बैठा रखा है, जो एक शब्द नहीं कह पाएंगे कि दिल्ली पिछले 10 सालों से लगातार अपराध की राजधानी बनी हुई है। जिम्मेदार कौन है? एक बार उंगली उठा के बोल दे कि अमित शाह की पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं बोल पाएंगे। उनको बताइए कि इसी दिल्ली में 2 लड़कियों के साथ डेली बेसिस पे रेप होता है। हिंदुस्तान के 4 महानगरों से ज्यादा यहाँ पे अपराध की दर है। एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। इनको मोदी नामा पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं इनको बताता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों के पास हिंदुस्तान के 70। अनिल सिंह जी जरा ना दिल्ली की लीगल स्ट्रक्चर को भी बता दीजिए जरा। दिल्ली का लीगल स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। दिल्ली का लीगल स्ट्रक्चर क्या है? ये एक यूटी है और यहाँ पर यदि पुलिस जो है वो केंद्र के पास है तो जुडिशरी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी अपने घटिया एजेंडा चलाती है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके माध्यम से केसेस के अंदर मैनिपुलेशन कराती है। आप ही की पार्टी के उम्मीदवार वो गद्दार जो जिन्हें भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह चिल्लाया था, उसकी फाइल को 3 साल तक दबा के कौन बैठा रहा था? क्यों केस चलने की परमिशन नहीं दी थी आम आदमी पार्टी ने? कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं, याद है आपको? तो इस प्रकार की चीजें यहाँ बैठ के मत फैलाओ। दिल्ली पुलिस का अपग्रेडेशन लगातार पिछले 10 साल में। मैथिल साहब अभी रुकिए, अभी कांग्रेस सूर्य प्रकाश मैथिल अभी रोक दीजिए। अभी अनित सिंह की आवाज, अभी मैथिल जी को रोकिए। अनित सिंह की ऐसे पत्रकार एक सवाल नहीं पूछ पाए सत्ता से, यह है इनकी खासियत। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आज तक इन्होंने मोदी साहब के पिछले 11 सालों के बाद जो इतिहास रहा है, जीएसटी के बारे में पूछे एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। 35 संशोधन हो चुके हैं, आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जीएसटी क्या है। पहले वो बोलिए बनती है, उसमें अलग अलग जीएसटी लगती है। इनसे पूछे इनसे पूछे कि नोटबंदी के क्या फायदे रहे। ना प्रधानमंत्री बता पाएंगे, ना उनकी कैबिनेट बना पाएगी। चुनाव दिल्ली का है या केंद्र का है? मैथिल जी अभी उनकी बात आ जाए। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी दर है, इस समय 9% की बेरोजगारी दर है। यहाँ पे जो व्यक्ति बीए एमए कर चुका है उसको आप लोग पकौड़े तलाने का काम करते हैं। ये है इनकी राजनीति। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ये सिर्फ बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो आपकी राजनीतिक पत्रकार का या विश्लेषक बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सत्ता से सवाल पूछना नहीं आता है? मैं इनको बार बार देखता हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं। ठीक है अनित भाई, आगे आपकी बात, आपके ठीक ना। अभी रुक जाइए। आगे बात आगे अनित भाई, अभी रुकना होगा। आगे बात आगे ना, आगे आप रुक जाइए। आपके सवाल का जवाब अब आ गई। नहीं इतनी देर क्या कर रहे थे? इतनी देर फिर क्या कर रहे थे? अभी आगे बात आ गई। अमिताभ जी ये बीच में टोक रहे थे कि नहीं? अभी आगे नहीं रोक रहे थे इनको। आ गई बात मित्र, आगे बात। बहस हम ही कंडक्ट करनी। खेमचंद शर्मा जी, मसला फिर वही आके खड़ा हो गया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को टिकट दिए।
और बीजेपी ने पूर्वांचलियों को टिकट नहीं दिए। जी, इनसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, आपके पास बहुत अच्छा मौका था, क्या पूर्वांचली को सीएम बनाया? कुमार विश्वास कौन है? उत्तर प्रदेश से आते हैं या फिर बाहर से आते हैं, विदेश से? नहीं, वो तो एक ही गांव से आते हैं, पिलखुआ से, दोनों, कुमार विश्वास और मनीष। हाँ, मैं तो सिर्फ इनको याद दिला रहा हूँ, हाँ। जो सेकेंड इन कमांड थे, जिनके ओजस्वी वक्तव्यों ने आपकी सरकार बनाई, उनको बाहर निकालने का काम किसने किया? अपमानित करने का काम किसने किया? कपिल मिश्रा जी को बाहर निकालने का काम किसने किया? अपमानित करने का काम किसने किया? अब वहां तक न जाओ, फिर तो शांति भूषण, प्रशांत भूषण सब हैं, छोड़ो वहां तक आज की बात। मैं जी सब कोई निकाला। अब दूसरी बात आती है, हाँ। कि दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उसमें ज्यादातर हमारा यूपी और बिहार का समाज रहता है। उनको रेगुलराइज करने का काम केंद्र सरकार ने कर दिया। इनको वहां पे सड़क बनानी थी, सीवर डालने थे, क्या डाले? नहीं डाले। बेसिक फैसिलिटी तक इन्होंने वहां पे नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां पे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो रजिस्ट्री कराना शुरू कर देंगे, इनसे हक मानना शुरू कर देंगे, वो बराबरी पे आ जाएंगे, तो फिर ये राजनीति नहीं कर पाएंगे, कमीशन पूरी नहीं कर पाएंगे। अमिताभ भाई, मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। 10 साल प्रीति तोमर जी और उनके पति पहले हमारे यहाँ पे विधायक थे श्रीनगर से। उन्होंने आचार संहिता लगने से एक दिन पहले, मतलब रात को, पूरी सड़क, जो अच्छी सड़क थी वो तुड़वा दी, और जो टूटी हुई सड़कें थी उनको छोड़ दिया। मलबा आज तक नहीं उठ रहा है। अब आचार संहिता लग गई, काम रुक जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि ये सड़क तुड़वाई है, उससे आधी कीमत में पूरा एरिया चकाचक हो जाता। वो नहीं करना, वही काम ये पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कर रहे हैं। सही सड़क तोड़ देंगे, टूटी हुई सड़क को पड़ी रहने देंगे, सीवर डालना नहीं है, पानी की लाइन डालनी नहीं है, कोई फैसिलिटी वहां पे देनी नहीं है, कोई रिक्रिएशनल हाउस बनाना नहीं है, कोई समुदाय भवन बनाना नहीं है। फिर कहेंगे कि हम इज्जत कर रहे हैं, पूर्वांचलियों की इज्जत कर रहे हैं, यूपी वालों की इज्जत कर रहे हैं, बिहार वालों की इज्जत कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं की इज्जत करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशियों की इज्जत करते हैं, क्योंकि आपको गारंटी है कि वो आप ही को वोट करेंगे। इसी कैसे, एक मिनट भाई, ये गारंटी कैसे हो गई इनको? अरे रुको भाई खेमचंद जी, अरे रुको, ये गारंटी इनको कैसे हो गई कि जो भी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है या अवैध है, उस टाइप का है, थोड़ा डूबियस, वो इन्हीं वोट करेगा? ये गारंटी कैसे? आपको कैसे लगता है कि इनको वो आया कैसे? सवाल पूछिए कि अमित शाह के रहते वो आया कैसे? इन्होंने 10,000 रुपए दिए, इन्होंने उनको फ्री पानी दिया, बिजली दिया, शेल्टर दिया। अच्छा। जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, उनकी सर्दी में बिजली काटने का काम इन्होंने किया। भाजपा तो कभी भी उनको शेल्टर नहीं देगी। भाजपा तो बार बार कहती है हम तो बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के छोड़ेंगे, हम तो आइडेंटिफाई करेंगे जितने बांग्लादेश दिल्ली का इंटरनेशनल बॉर्डर थोड़ी है। अरे अमिताभ जी, सवाल पूछिए, दिल्ली का क्या इंटरनेशनल बॉर्डर है? ठीक है, अमित शाह जी जिम्मेदार है नहीं अगर रोहिंग्या यहाँ दिल्ली तक पहुंचाया तो। और यूपी और बिहार वाले जिनका 100% हक है, ठीक, आप उनको इलीगल कहते हो, ठीक है, आप उनको गाली देते हो। ठीक है, भैया रुको, मैथिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया ठीक है, लगता है कि योगी जी के काम से लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। ठीक बात है। रोहिंग्या का, ठीक है भैया रुक जाओ, खेमचंद जी रुक जाओ, मैं मैथिल जी के पास जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे। रोहिंग्या के प्रश्न पर अभी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने एक ड्राइव चलाई है, कुछ 100 लोग डिपोर्ट हुए हैं, 1250 अगर मैं सही याद कर रहा हूँ लोग आइडेंटिफाई हुए जिनको डिपोर्ट होना है। क्या सब लोग मिलकर लड्डू बांटो? क्योंकि सब रोहिंग्या के खिलाफ हैं, कांग्रेस वाले भी लड्डू बांटे, आम आदमी पार्टी वाले भी दिवाली मनाओ, क्या हिचक है? रोहिंग्या हटाए जा रहे हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, खुल के छाती खोल के दिवाली मनाइए, क्या दिक्कत है? कोई तारीफ नहीं कर रहा उससे, कोई, अरे रुक जाओ भाई, कोई ड्राइव नहीं, कोई अभी रुक जाइए, अभी आपकी आवाज, कोई उस ड्राइव की तारीफ नहीं कर रहा, करना चाहिए था नहीं। अरविंद केजरीवाल को, चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले आगे आना चाहिए था कि चलो दिल्ली से अवैध लोगों का जितना भी बोझ कम हो उतना अच्छा है। उन तो आए नहीं, क्यों? आप तो रोहिंग्या के खिलाफ हो ना, बिल्कुल 100%। तो एक भी रोहिंग्या डिपोर्ट हो रहा है तो आप कम से कम एक लड्डू तो खाओ, आप तो बोले नहीं। खैर, क्या कहना चाह रहे हैं भैया मैथिल साहब, जल्दी समय कम। मुझे तो सिर्फ 1 मिनट चाहिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बड़ा ढंकाड़ के पूछ रहे थे कि रोहिंग्या दिल्ली में आया कैसे, अमित शाह से पूछिए। सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए कि आपने रोहिंग्या को बसाया क्यों। आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं अमिताभ जी, आपको तो एक एक क्षण की बातें याद रहती हैं। आपको याद करना होगा, शिवराज पाटिल ने
संसद में यूपीए 2 के अंतिम वर्ष में यह जवाब दिया था, लिखित उत्तर का जवाब, कि इस समय देश में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी और रोहिंग्या हैं, और यह इन्होंने खुद स्वीकार किया था। तब तत्कालीन सरकार ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। उनको जमाई बैठा के यहां पर बैठाया, उनको जो है घी में बोरी हुई रोटियां खिलाई, उनको आधार कार्ड बनने दिए, राशन कार्ड बनने दिए, उनको सब्सिडियां दिलवाई। और दूसरी बात, बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह, ये ममता दीदी के आगे पीछे घूमते हैं, 4 चक्कर लगाते हैं। ममता बनर्जी दीदी से कहते हैं हमें यहां भेजो ना दिल्ली के अंदर रोहिंग्या को, फिर ये बस्तियां बसाते हैं। आपने पूछा ना कि आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी को ही रोहिंग्या क्यों देगा वोट? कारण यह है कि जिस पार्टी की आत्मा में हो भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों को शेल्टर देना, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जागी। और जो कहते हैं शाहीन बाग के पीछे खड़ा हूं मैं, ऐसे लोग देशद्रोहियों के साथ खड़े होकर राजनीति करते हैं, तो इनको ही तो वोट मिलेगा ना, इन गद्दारों का। ठीक है, ये गद्दारों को दिल्ली में बैठाते हैं और उनसे वोट लेते हैं। एक बार आकाश, अरे रुको भाई, आकाश वर्मा, लोग ये क्यों कहते हैं, आपके अपोनेंट्स ऐसा क्यों कहते हैं कि रोहिंग्या जितने भी हैं, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए जितने भी हैं, घुसपैठिया तो अवैध ही होता है, इसलिए उसमें अवैध क्या लगाना? जो भी घुसपैठिए हैं, डूबियस उसके लोग हैं आइडेंटिफिकेशन के, वो सब लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं अभी आप बोल रहे थे लड्डू खाने वाली बात जी, तो बड़ी अच्छी मेरे को आपकी बात लगी कि 1200 कुछ निकल गए तो हमें एक लड्डू सबको खा लेना चाहिए। तो ये भी देखिए पिछले 10 सालों में केवल अभी इतने ही ढूंढ पाए। और इस पे आपको जरूर सवाल करना चाहिए कि भाई ये इतने सालों में आ कैसे रहे हैं? भाई कोई हवाई जहाज से तो आते नहीं होंगे, मैंने बताया ना अभी आपको, आते होंगे, कहीं से भी आते होंगे, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, इनकी है। अभी भी ये क्यों कह रहे हैं कि रोहिंग्या हजारों की तादाद में आ रहे हैं? ये सवाल इनसे होना चाहिए, आप पूछिए ना। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, एंकर है, आप मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस को भी आप कर रहे हैं, आपके राजनीतिक विशेषज्ञ भी। अरे बड़ा दर्द हो रहा है कांग्रेस के लिए, प्रश्न पूछ लिया तो मैंने, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी भी फ्रेंडली मैच ही खेलोगे दिल्ली में? ये भी पूछिए, ये भी अब बड़े मियां और छोटे मियां बैठे वो दो कांग्रेस हैं, एक संदीप दीक्षित वाली, एक गैर संदीप दीक्षित वाली। 10 साल से इन्होंने क्या किया? इनके साथ सवाल की क्लासिफिकेशन है अमिताभ जी आपकी, में लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या? 2 तरीके के पत्रकार भी हैं, एक पत्रकार वो है जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और एक सत्ता से सवाल पूछते हैं। अमिताभ जी देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अभी रुक जाइए, आगे हाँ कोई बात भैया, आप खेल जब समय नहीं, अनित सिंह अब समय नहीं, मूल प्रश्न समय दिया कहाँ आपने? जो अच्छा, तो इसने मिला जितना मिला मिल गया। सूर्य प्रकाश मैथिल जी ने बताया कि हमने संसद में जवाब में बताया है कि 2 करोड़ अवैध लोग आ गए थे। 12 साल से दुनिया की सबसे मजबूत सरकार यहां बनी हुई है, क्या कर रही थी? ठीक है, अभी रुकना होगा, अब साहब रोक दीजिए आवाज, आगे बात इनकी आ गई, अब इनको रोक दीजिए अनित सिंह को। ये मैं हैरान हूं कि जो पार्टी 45 साल शासन करे आई, वो कह रही चलो मेरे में आ गए, उसकी चर्चा ना करो, तुमने क्या किया सो बताओ। ये कम शर्मिंदगी की बात थी कि गृह मंत्री खड़े होकर हाउस में ये कह रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा अवैध लोग इस देश में हम आ गए। इसीलिए कांग्रेस की ये स्थिति हो गई, राज्यों से वाइप आउट हो गई, केंद्र में स्थिति ये हो गई, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई, 100 का आंकड़ा नहीं छू पा रही। और पिछले 2 इस चुनाव को छोड़ दिए, 2 चुनावों में 50 का पर अटक गई थी आके, 44 और 50, इसी विचारधारा के कारण। सवाल हो रहा है कि पूर्वांचलियों का, भाई पूर्वांचली हो, मलयालम के हो, बंगाल के हो, कर्नाटक के हो, अटक के हो, कटक के हो, कहीं के लोग हो, क्या किसी पार्टी से पूछकर दिल्ली में वोटर बनेगा? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? क्या दिल्ली में कोई परमिशन लेके आएगा? जैसे दिल्ली का आदमी कहीं जाके काम कर सकता है, वैसे कहीं उत्तर भारत का कहीं का आदमी आके दिल्ली में काम कर सकता है। ये कोई मोहल्ले की रंगबाजी का मामला नहीं है कि इस मोहल्ले के दादा ये हैं, इस मोहल्ले के दादा ये हैं। नहीं, भारत का नागरिक है, भारत एक है,
इसलिए ये भाव तो बहुत ही गंदा है कि दिल्ली और दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार वाले आके वो फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। किसी बात हो गई, फर्जी वोट बन रहे, आप क्लेम करिए। वोट बनाने का कहां का अधिकार राजनीतिक दलों के पास है क्या? चुनाव आयोग के पास है ना। खैर, मेरा मानना ये कि जब शीला दीक्षित से ये गलती हुई थी तो उसका परिणाम कांग्रेस ने और शीला जी ने दोनों ने बहुत बुरी तरह झेला था। वही गलती केजरीवाल और उनकी पार्टी से हुई है। अब ये समय बताएगा, 5 तारीख को वोट है और 8 को है परिणाम, कि इस गलती का क्या इंपैक्ट चुनाव पर दिखा। क्योंकि पुराने अनुभव ये बताते हैं कि ये मामले इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ये पूरे के पूरे, मतलब कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, वो तब भी हंसने की मुद्रा में रहते हैं। मतलब दिल्ली में उनका शून्य प्रतिनिधित्व है विधानसभा में, लेकिन फिर भी वो हंस रहे हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत हैं। अगर फिर भी हंस रहे हैं, भाई और कोई पार्टी हो वो डिप्रेशन में चली जाए कि दिल्ली में हम शून्य हैं, फिर भी वो प्रसन्न है, तो अच्छी बात है, उस प्रसन्नता को बनाए रखिए। लेकिन देश सबका है, देश पर अधिकार सबका है। मनमोहन सिंह अगर असम के वोटर हो सकते हैं तो एटा, इटावा और बेगूसराय और पटना का आदमी दिल्ली में वोटर क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस भी जवाब दे और आम आदमी पार्टी भी जवाब दे। मनमोहन सिंह, जिनका असम से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, वो अब असम के वोटर हुए ना, क्योंकि संविधान उनको ये अधिकार देता है हमको। तो बलिया का आदमी और बक्सर का आदमी दिल्ली में वोटर क्यों नहीं हो सकता? लाख टके का सवाल ये। धन्यवाद।